छात्रों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसमें दिनकर जी ने मनुष्य के द्वारा वैज्ञानिक तकनीकी हासिल करने और उसके दुष्परिणामों के विषय में बात कही है। दिनकर जी कहते हैं कि जहाँ एक तरफ मनुष्य ने वैज्ञानिक अनुसंधानों और तकनीकी के बल पर अनेक सुविधाओं को प्राप्त किया है, वहीं इसके दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। इन दुष्परिणामों के प्रति अत्यंत संवेदनशील कवि दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक गया है। इसी से संबंधित उनकी एक कविता है कि रसवती भूखे मनुज का श्रेय, ये नहीं विज्ञान विद्या बुद्धि ये आग्नेय। विश्वदाहक मृत्युवाहक सृष्टि का संताप, श्रांत पथ पर अंध बढ़ते ज्ञान का अभिशाप। भ्रमत प्रज्ञा का कुतुब ये इंद्रजाल विचित्र, श्रेय मानव के न आविष्कार ये अपवित्र। कवि कहता है कि रसवती भूखे मनुज का श्रेय, कि इस पृथ्वी जो रसवती बहुत कुछ मनुष्य के लिए प्रदान करने वाली है, उसका आखिर श्रेय क्या है, उसका परम लक्ष्य क्या है। ये नहीं विज्ञान विद्या बुद्धि ये आग्नेय। कवि कहता है कि उसका परम लक्ष्य विज्ञान विद्या बुद्धि के द्वारा आग्नेय अस्त्रों का निर्माण करना कदापि नहीं, क्योंकि इनके द्वारा विश्वदाहक संपूर्ण संसार में भयावहता फैली हुई है। मृत्युवाहक, क्योंकि ये अस्त्र शस्त्र मृत्यु के वाहक हैं। सृष्टि का संताप और संपूर्ण सृष्टि के दुख के कारण भी है। श्रांत पथ पर अंध बढ़ते ज्ञान का अभिशाप। और कवि कहता है कि श्रांत पथ पर अंध बढ़ते, अंध कहते हैं आंखें बंद करते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ना ये उचित नहीं है, क्योंकि शक्ति का दुरुपयोग करना ये एक अभिशाप के समान साबित होगा। भ्रमित प्रज्ञा का कुतुब ये इंद्रजाल विचित्र, श्रेय मानव के न आविष्कार ये अपवित्र। कि भ्रमित प्रज्ञा ज्ञान के लिए कहते हैं, और यदि ज्ञान से व्यक्ति भ्रमित हो जाए या उसका दुरुपयोग करने लगे, प्रज्ञा का कुतुब ये इंद्रजाल विचित्र, तो ये इंद्रजाल की भांति साबित होता है, जिसके दुष्परिणाम उसे झेलने होते हैं। कि श्रेय मानव के न आविष्कार ये अपवित्र। इसलिए कवि इस प्रकार के आविष्कार करने से रोकने की बात करता है कि जिन आविष्कारों से मनुष्य जाति खतरे में पड़ जाए, ऐसे आविष्कार उसे स्वीकार नहीं है। कवि आगे कहता है कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान,
फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। आगे मनुष्य को सचेत करते हुए दिनकर जी कहते हैं कि सावधान मनुष्य, कि हे मनुष्य अभी भी समय है और तू सावधान हो जा। यदि विज्ञान है तलवार, क्योंकि विज्ञान का यदि दुरुपयोग किया जाए तो वह तेज तलवार की भांति नुकसानदेह साबित हो जाती है। तो इसे फेंक दे तज मोह स्मृति के पार। तो ऐसे विज्ञान के लिए तू फेंक दे, विज्ञान रूपी तलवार के लिए तू फेंक दे तज मोह स्मृति के पार, अर्थात अपनी स्मृति के पार फेंक दे, उसे पुनः याद करने की आवश्यकता नहीं है। हो चुका है सिद्ध है तू अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। दिनकर जी आगे कहते हैं कि यह सिद्ध हो चुका है क्योंकि मनुष्य ने जो आविष्कार किए हैं विज्ञान के बल पर, उनके माध्यम से मनुष्य के लिए उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है और ये आणविक शक्तियों के रूप में मनुष्य जाति के लिए घातक सिद्ध हुए हैं। तो इस प्रकार की प्रगति करना, इस प्रकार के आविष्कार करना मनुष्य जाति के हित में कदापि नहीं हो सकते हैं। और ये बात सिद्ध भी हो चुकी है क्योंकि युद्ध के दौरान ऐसे आग्नेय अस्त्रों को अपनाया जा चुका है और मनुष्य जाति खतरे में कई बार पड़ चुकी है। तो ये विज्ञान के आविष्कार अभिशाप के रूप में कवि देखता है कि हो चुका है सिद्ध ये और तू शिशु अभी नादान, कि जिस प्रकार से भोला भाला नादान शिशु होता है उसी रूप में मनुष्य है। और फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, कि तुझे अभी इस बात की पहचान नहीं है कि तेरे लिए सही क्या है गलत क्या है। जिस प्रकार से एक नादान शिशु अबोध शिशु होता है उसके लिए सही और गलत की पहचान नहीं होती है, तो इसी प्रकार से मनुष्य की ओर भी कवि संकेत करता है कि उसको इस प्रकार के आविष्कार निश्चित ही रूप से पतन की ओर अग्रसर करने वाले हैं। कि खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। आगे कवि कहता है कि खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, कि ये विज्ञान की जो तलवार है जिसके माध्यम से तुमने ये घातक अस्त्र तैयार किए हैं, इस तलवार को लेकर तुम्हें नहीं खेलना चाहिए क्योंकि इसका प्रयोग तुम्हारे लिए अत्यंत घातक सिद्ध होगा। जिस प्रकार से एक अबोध बालक होता है और उसके लिए अगर तेज धार की तलवार दे दी जाए और वह उससे खेलने लगे तो निश्चित रूप से वह अपने अंगों को नुकसान पहुंचाएगा। कि काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। तो इसी प्रकार से मनुष्य के लिए भी इस प्रकार के विज्ञान को नहीं अपनाना चाहिए। तो छात्रों इसमें इस कविता के माध्यम से कवि विज्ञान के दोनों पहलुओं की ओर देखता है। एक पहलू जिसके माध्यम से मनुष्य के लिए सुख सुविधाएं और साधन प्राप्त हुए हैं, परंतु दूसरा पहलू उसका जो विनाशक है, घातक है मनुष्य जाति के लिए। तो ऐसे पहलू के लिए देखते हुए कवि अपनी चिंता व्यक्त करता है कि जिसके माध्यम से समस्त मनुष्य जाति खतरे में पड़ जाए, तो इस प्रकार की आविष्कार
मनुष्य के लिए नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के आविष्कारों से निश्चित रूप से समस्त मानव जाति का नुकसान होगा और उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार के आविष्कारों के कारण कवि विज्ञान के लिए छोड़ने की बात करता है, विज्ञान की तलवार को छोड़ने की बात करता है कि हमें इस प्रकार के घातक आविष्कार नहीं करने चाहिए। कवि का यह मानना है कि मनुष्य जिस प्राकृतिक रूप में सुरम्य वातावरण में रहा है, उसके लिए उस प्रकृति की गोद में ही रहना चाहिए, क्योंकि कवि मनुष्य के परम लक्ष्य की ओर संकेत करता है। इस बात पर बार बार कवि ये जोर देता है कि मनुष्य का आखिर परम लक्ष्य क्या है, उसके जीवन का श्रेय क्या है। क्या आविष्कार करना ही उसके जीवन का परम लक्ष्य है? क्या उन आविष्कारों के माध्यम से मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है? क्या यही उसके जीवन का लक्ष्य है? क्या मनुष्य अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है कि क्या यही उसके जीवन का परम लक्ष्य है? इस बात पर चिंतन करता है और हम सब के लिए सोचने के लिए विवश करता है, और फिर उसका उत्तर भी स्वयं कवि देता है। वह कहता है कि जीवन का परम लक्ष्य केवल आविष्कार करना ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य है मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना, मनुष्य को मनुष्य की समस्याओं में उसका सहयोग करना। ये मानव जीवन का परम लक्ष्य है, जबकि इस प्रकार की आविष्कार करने का कवि बिल्कुल भी हितैषी नहीं है। तो इस प्रकार छात्रों, हम देखते हैं कि कवि विज्ञान के घातक आविष्कारों से कवि परहेज करना चाहता है कि इस प्रकार के आविष्कार मनुष्य जाति के लिए मान्य नहीं है। धन्यवाद।